हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र की ई दृष्टि मार्केट में आ गई है, हिंदी वाली भी, और मैं आपको हिंदी मीडियम वाली जो मैगजीन है उसी से सारी क्लासेस मैं यहाँ से कराने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम की क्लासेस को भी मैंने कंप्लीट कराया था, नेशनल करंट अफेयर्स को मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी थी। हालाँकि इसके बाद जो मैगजीन आई है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है हिंदी मीडियम से कराने की, तो इसमें भी कुछ नई चीज़ें दी गई हैं, इसलिए हम लोग हिंदी मीडियम की मैगजीन से ही अब कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये वाले आर्टिकल वैसे मैंने इंग्लिश मीडियम की मैगजीन से पढ़ाया था। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि जो लोकसभा, सभी स्टेट जो विधानसभा है वहाँ की, और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की बातें यहाँ पे की गई हैं। सवाल आपका यही बन सकता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी एक साथ होंगे? तो हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय निकायों के लिए भी बातें की गई हैं। अब कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, बात इसकी है, सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो जो ये कमेटी बनी थी एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रस्ताव के लिए, तो उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी, आपको पता होगा। अब इस जो प्रस्ताव उसने दिया उसमें देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाने का प्रस्ताव उन्होंने दिया। ठीक है, पहला चरण में क्या होगा? लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ किए जाएंगे। दूसरा चरण में 100 दिनों के अंदर, जो पहला चरण कंप्लीट होगा तो उसके 100 दिनों के बाद दूसरा चरण का शुरुआत होगी, और उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। कि कौन कौन से स्थानीय निकाय? तो सभी देश के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी यानी कि ग्राम पंचायतों को भी। ठीक है, अब इसके लिए संविधान में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। पहला संशोधन विधेयक क्या होगा? जिसमें कि जो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि केंद्र में और विधानसभा में, इनके लिए संशोधन होगा। दूसरा होगा लोकल बॉडीज़ के लिए संशोधन। तो पहले वाले में क्या होगा कि पहले चरण की अभिपात्री के लिए हमें आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 172 में ये संशोधन करना पड़ेगा, और आर्टिकल 82 को जो है अंतस्थापित करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 क्या कहता है? संसद के सदनों की अवधि, और आर्टिकल 172 क्या कहता है कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी अवधि। अब 82 क्या बोलता है? 82 यह बोलता है, 82 क की बात की जा रही है, उसमें वो 82 क लाया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 82 कहता क्या है ये आपको ध्यान देना, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहता है कि संसद जो होगा, प्रत्येक जो जनगणना होगी, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेगा? एक परिसीमन अधिनियम लाएगा। ठीक है, परिसीमन अधिनियम लाएगा। अब ये परिसीमन अधिनियम के द्वारा एक जो है आयोग का गठन होगा। किसका? परिसीमन आयोग का। कौन गठन करेगा? तो ये राष्ट्रपति देंगे, इसको राष्ट्रपति गठन करेंगे। अब जो ये परिसीमन आयोग होगा ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके कार्य करेगा। ठीक है, इस बातें यहाँ पे की गई हैं। अब इन जो संशोधन इसके लिए लाया जाएगा उसके लिए स्टेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। बात यहाँ पे ध्यान देना है, सवाल यहाँ पे फंसा सकता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा संशोधन होगा दूसरे चरण के लिए, जैसे नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव के लिए 100 दिनों के भीतर जो इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए भी संशोधन होगा। तो एक और जो संशोधन होगा ना, उसके लिए 2 क्राइटेरिया आएंगे। क्या? कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो उपस्थित और मतदान होंगे उनके लिए 2/3 सदस्य संशोधनों के पक्ष में हों। इसके बाद प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करेगा। और इसके साथ साथ ध्यान देना है कि जो विधेयक होगा द्वितीय चरणों के स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, उसको 100 दिन के अंदर कराने के लिए राष्ट्रपति के पास जो भेजने जाने से पहले क्या होगा? सभी आधे से अधिक स्टेट के विधानमंडल द्वारा उसका अनुसमर्थन अनिवार्य होगा। तो सवाल यहाँ पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ना इसको आप लोग। ठीक है, अब आता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के उच्च स्तरीय कमेटी की जो सदस्यता कितनी थी? तो 8 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीएम आशा, हम लोगों को जल्दी से इसमें कवर करना है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने नेशनल करंट अफेयर्स की मैंने करा ही दी हैं पिछले 2 क्लासेस में। अब यहाँ पे जो है हिंदी की मैगजीन आई है, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही क्लासेस, आज और सुबह में हम लोग नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, और कल शाम से इंटरनेशनल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में सारी मैगजीन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको हाईलाइटेड पीडीएफ दूंगा, जितना मैं क्लास करा रहा हूँ उतना मैं आपको पीडीएफ देता जाऊँगा, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, वैसे आपके पास बुक है तो बुक जरूर आप उस पर से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पीएम आशा जो है वो योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। जो अम्ब्रेला स्कीम है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको मंजूरी दी थी। केंद्रीय बजट 2018 में इस योजना के उद्देश्य क्या था? कि किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देना। ठीक है, अब ये फसल जो होती है ना किसानों की, उनके लिए एमएसपी को प्रदान करने पर आधारित होता है पीएम आशा। ठीक है, इसके लिए इसी को जारी रखने के लिए स्वीकृति मिली है।
तो ध्यान देना है कि 2025-26 तक कितना इस पे व्यय होगा, तो 35,000 करोड़ रुपए व्यय होगा। सवाल पूछा जा रहा है पैसे का भी, यूपीपीएससी 2023 का पेपर आप उठाना, उसमें भी पैसे भी पूछे गए हैं, तो ध्यान देना आपको कितना व्यय हो रहा है। तो 35,000 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है, जिसमें कि अब जानते हैं पीएम आशा के तहत कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम है और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैंने पढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएम आशा का उद्देश्य क्या है, तो किसानों को जो उनके प्रोडक्ट है ना उसका उचित मूल्य दिलाना है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, उसको जो भी इसेंशियल कमोडिटी है, ध्यान देना इसेंशियल कमोडिटी, उसके प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में ध्यान देना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान क्या देना आपको, केंद्रीय बजट में, ठीक है, 2024-25 में इंपॉर्टेंट बात है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति उसमें सुधार के लिए क्या की थी, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत होगा क्या कि जो जनजाति बहुल वाले गांव होंगे, जो विलेज जिसमें जनजाति अधिक रहते हैं वहाँ, और आकांक्षी जिले, टोटल भारत में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो 108 है। ठीक है, 108 इंपॉर्टेंट है, नोट करना, 108 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी जो जनजाति परिवार होंगे उनका 100% कवरेज होगा, पूर्ण कवरेज होगा। तो इस तरह से उसमें कितने लोग शामिल होंगे, तो 5 करोड़ जनजाति लोग होंगे और 63 जो होंगे वो 63,000 जो है गाँव शामिल होंगे। ठीक है, तो इसी को प्रधानमंत्री, अब इसी योजना को घोषणा कब की गई थी, बजट में की गई थी, लेकिन जो है पीएम मोदी ने इसको, मंत्रिमंडल ने इसका मंजूरी कब दिया, 18 सितंबर को दिया। कौन सा, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का। अब इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 79,156 यानी 156 करोड़ रुपए, 79,156 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि राज्यों का भी हिस्सा होगा, सेंट्रल शेयर भी होंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा अभियान है ना, इसमें 25 कार्यक्रम है, जिसमें 17 मंत्रालय मिलकर के काम करेंगे इसमें। और इसी कार्यक्रम के थ्रू जो है, इसमें आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय होगा वो स्वदेश दर्शन योजना है ही, तो उसमें उसके अंतर्गत 1000 गृह प्रवास यानी होम स्टे को बढ़ावा देगा। होम स्टे इसका मतलब क्या होगा कि जो पर्यटन क्षमता है जनजातीय क्षेत्रों में उसका दोहन हो, और जो जनजातीय समुदाय हों उनको एक जो है वैकल्पिक आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जा सके। इंपॉर्टेंट बात है, यूपीपीसीएस में ऐसा डेटा आता है, बीपीएससी में डेटा आता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जो एसटी हैं भारत में कितने हैं, 10,45 लाख, लेकिन इनका टोटल जनसंख्या में परसेंटेज कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6%, जो यहाँ पे नहीं दिया, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ, इसीलिए मैं आपको हाईलाइटेड पीडीएफ अभी शेयर करूँगा टेलीग्राम पर जस्ट क्लास के बाद ही। ठीक है, अब टोटल जितने समुदाय कितने हैं जनजातीय समुदाय, तो 705 हैं। ठीक, अब आता है बायो राइड योजना। बायो राइड योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। ग्लोबल बायो इंडिया जब बायोटेक्नोलॉजी के समय जो हितधारक हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। ठीक है, क्या है, ग्लोबल बायो इंडिया, जो बायोटेक होते हैं ना उससे जो संबंधित जो भी हितधारक होंगे उनका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा जो है ये किया जाता है। और इसका चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ, तो ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब इसी के तथ्य ध्यान देना कि 18 सितंबर को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। बायो राइड योजना करेगी क्या, तो इसका फुल फॉर्म ये है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि इसमें 2 योजनाओं का समावेश है। कौन कौन सा, तो जब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके बाद इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो इसमें दो योजनाओं का समावेश किया गया है। और साथ ही इसमें नए कंपोनेंट को भी जोड़ा गया है। कौन सा, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। मैं आपको बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री बताता हूँ। ठीक है, आप उसको नोट करना। जैसे देखो, इसमें ये बायो राइड योजना लाई गई, बायो राइड नोट करना है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक, दूसरा था क्या, INED मतलब जो इंडस्ट्रियल और
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 2 कंपोनेंट था। इसमें तीसरा कंपोनेंट जोड़ दिया गया, कौन सा? बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। बायो फाउंड्री होती क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी नीचे आने वाला है वो। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बायो राइट कार्यक्रम का, वो कब तक होगा? तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक का टोटल जो है 15 वित्त वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा। इसका योजना का ये क्या करेगी, क्या तो इनोवेशन को बढ़ावा देगी और जैव उद्यमिता को, बायोटेक को जो है, बायोटेक इंडस्ट्री को जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करेगी और बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स को भी विकसित करेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी आपको एक चीज़ और भी आएगी, बायो फाउंड्री। देखते हैं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, इसी के क्रम में 2024 में ही 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 की पॉलिसी को मंजूरी दी थी, ठीक है। बायो E3 का मतलब, बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, E3 मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉलिसी क्या था कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें छह फोकस एरिया हैं, कौन कौन से? तो बायोटेक आधारित जो केमिकल्स हैं, एंजाइम हैं, ठीक है, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन है, ठीक। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स है, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर है, कार्बन कैप्चर है, भविष्यवादी जो समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान है और बायो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक। इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। बायोटेक होता ही क्या है, पहली बात आप समझो, बायोटेक क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो जीव हैं, सेल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए हमें नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग का इंटीग्रेशन होता है बायोटेक में। ये मल्टी डायमेंशनल सेक्टर होता है, ठीक। अब बात यहाँ आ रही है कि इस पॉलिसी के तहत क्या होगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से टेक्नोलॉजी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाया जाएगा। ध्यान देना, इस पॉलिसी के तहत जो बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाएगी, बायो AI हब, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब इस्टेब्लिश किए जाएंगे बायोटेक सेक्टर में। और बायो फाउंड्री होती क्या है कि ऐसी जगह होती है ना, ऐसी जगह जो क्या करेगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन को जुड़ी होती है और जिससे यहाँ एक तरह से लैब होता है, स्पेशल प्रयोगशाला होती है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्टेब्लिश की जाती है, बायो फाउंड्री। उसी में तेजी लाएगा, कौन सी? बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के थ्रू। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत को लॉन्च किया गया था। इसी क्रम में क्या हुआ है कि 1 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो BEML है, लिमिटेड कंपनी है बेंगलुरु रेल परिसर से, वहाँ से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया, ठीक है। और उसके बाद उसी क्रम में देखो 16 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की संचालन किया। तो पूछेगा कि भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली है, तो ये अहमदाबाद और भुज के बीच चली है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियली नेम है नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है। बस इतना जान दो आप। इंटर सिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, शहर से शहर कनेक्टिविटी के लिए। मिशन मौसम आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति दी है 2 वर्षों के लिए। ध्यान देना, 2 वर्षों के लिए इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया जाएगा, 2000 करोड़ रुपए 2 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, तो हर मौसम के लिए हमें अधिक रूप से तैयार रहना है, साथ साथ जलवायु स्मार्ट, क्लाइमेट स्मार्ट भारत का निर्माण करना है, क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया का निर्माण करना है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे इम्प्लीमेंट बात यहाँ पे करनी है जिस चीज़ को कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा। तो सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि मिशन मौसम का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय मत मार देना, ठीक है, ये गलती हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका करेगा। इसमें 3 संस्थान शामिल होंगे, कौन सा? IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूशन होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है। सवाल पूछा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, यूपी ROARO में। आप देखे होंगे यूपी PCS के ROARO एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे सवाल पूछे गए थे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे स्थित है, पुणे में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा। इंपॉर्टेंट है यूपी के हिसाब से, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, ये यानी कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि की मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे स्थित है, नोएडा में है। तो 3 इंस्टीट्यूशंस होंगे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी जो आपका मिशन मौसम है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि यह मिशन जो है वो एक्सट्रीम वेदर के घटनाएं जो होंगी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में नागरिकों और अन्य हितधारकों की क्या करेगा,
हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NCAP लाया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक यानी अगले 5 वर्षों में हमें जो PM है, पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं PM10 और PM 2.5, इसके जो स्तर उसमें 20 से 30% की कटौती करनी है। इसके लिए 130 शहरों को लक्षित किया जाएगा, इसमें कि वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। और इसी के क्वालिटी के आधार पर जो है हर साल एक रैंकिंग तैयार होती है, जिसमें जो है पुरस्कृत करते हैं। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो 7 सितंबर 2024 को जयपुर में ध्यान देना, जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इसके अवसर पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। ठीक है, यहाँ पे भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये अवार्ड दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि श्रेणी 1 है जो उसमें स्वच्छ वायु में सबसे टॉप पे कौन रहा है? सूरत गुजरात का, जबलपुर MP का और आगरा जो है वो UP का। इंपॉर्टेंट बात है, आगरा UP का जो है ये टॉप 3 में रहा है, जो श्रेणी 1 थी उसमें। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है कि इसमें कि स्मार्ट सिटी जो सिटी शहरों वाले स्वच्छता के नहीं, स्वच्छ वायु का है ये। ठीक है, सूरत टॉप पे रहा है, सेकंड पे जबलपुर रहा है, आगरा थर्ड पे रहा, ये जो है श्रेणी है। अब श्रेणी 2 में फिरोजाबाद UP का, इंपॉर्टेंट है, UP का टॉप पे रहा है, अमरावती सेकंड पे रहा और झांसी थर्ड पे रहा है। जो श्रेणी 3 है उसमें रायबरेली टॉप पे रहा UP का। तो सभी UP के जो जिले हैं उसको आपको नोट करना है। ठीक है, UP की स्थिति थी कि जो श्रेणी 1 है उसमें टॉप 3 पे आगरा था, श्रेणी 2 में टॉप 3 पे फिरोजाबाद था और टॉप 3 पे रायबरेली थी। ठीक है, टॉप श्रेणी 3 में। अब आता है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता दी गई है। ठीक है, स्वच्छ भारत को नेचर की नेचर क्या है? एक नेचर एक पत्रिका है, जर्नल है, विज्ञान केंद्र है। वो नेचर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण कुछ ऐसा होगा, नहीं, वो एक पत्रिका है, उसकी मान्यता उसने दी है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर फिर भी चीज़ें इसमें हैं, कुछ चीज़ें जिसको हम लोग देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये यूनिवर्सल सैनिटेशन कार्यक्रम जो है कवरेज है, यानी सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज की दिशा में एक बड़ा बदलाव की प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा बदलाव इसने लाया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल बिहेवियरल चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम में से एक है, जिसमें जो है खुले में शौच से मुक्त करने की बात यहाँ पे बात की गई थी और यह देश में अब पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में ये ट्रांसफर हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी पे नेचर पत्रिका जो है वो विज्ञान के एक जर्नल है जिसमें कि नेचर पत्रिका में एक वही उसका नाम है नेचर, और उसमें एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल में बताया गया था कि जो शिशु मृत्यु दर है और जो आपका स्वच्छता है, शौचालय निर्माण हुए थे स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसमें कुछ संबंध पाए गए। जैसे कि जिस प्रकार से जिस रेट से आपका जो शौचालय का निर्माण हुआ, ODF फ्री हुआ, उसी हिसाब से शिशु मृत्यु दर में और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बताई गई, विपरीत संबंध, इन्वर्स संबंध आया था। ठीक है, यही बातें यहाँ पे की गई हैं। इसमें बताया गया इसमें कि 30% से अधिक जो शौचालय कवरेज वाले जिले थे वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 एज में मोर्टेलिटी रेट में 6.8% और 5.3% की कमी आई। याद नहीं रखना है, बस ध्यान देना कि कमी आई है। ठीक है, अब आता है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। यहाँ सवाल बन सकता है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन कब से हो रहा है? तो 17 सितंबर से हो रहा है। कब तक होगा? 2 अक्टूबर तक होगा, यानी पिछले 2 दिन पहले। ठीक है, प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। करता कौन है? तो सवाल यहाँ बन सकता है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके द्वारा, और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय का सहयोग होता है। ठीक है, जो यानी उसके जल शक्ति मंत्रालय का जल और स्वच्छता विभाग, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम पे सवाल हर साल UPPC से पूछता है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान का थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है हाईलाइटेड PDF में, कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यहाँ पे कॉमा लगेगा, कॉमा छोड़ दिया, 4S। ठीक है, 4S की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब आता है 23वां विधि आयोग। तो भारत का जो विधि आयोग है क्या है? एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संविधान के किसी संसद की किसी विधि द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है। जो गैर सांविधिक निकाय है, इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने गैर संवैधानिक तो है ही, गैर संवैधानिक नहीं जो है ये, इसको गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है,
यहाँ आप ध्यान देना, जैसे आपको सवाल में पूछे गैर सांविधिक निकाय, तो बिल्कुल टिक करना, हाँ ये गैर सांविधिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय भी है। कैसे कि इसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं है विधि आयोग का, ठीक है। तो गैर सांविधिक निकाय है और इसका निर्माण कैसे होता है, एक नोटिफिकेशन के द्वारा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। विधि न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। अब इसका बात ये होती है कि निश्चित समय सीमा होती है इसकी, सब जो प्रत्येक विधि आयोग होते हैं वो एक निश्चित समय सीमा होती है, इसकी टाइम पीरियड फिक्स होता है। आपने देखा होगा 170वें जो विधि आयोग जो होते हैं वो समय समय पर अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। तो 23वां विधि आयोग का गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था, तो यहाँ पे नहीं दिया है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, MCC तलवार थे। सवाल पूछा जा सकता है, MCC तलवार जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो MCC तलवार थे वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। अब ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे, आपको यहाँ पे नोट करना है। तो राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन के लिए नोटिफिकेशन दिया, 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, ध्यान देना, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है और 4 जो होते हैं पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो मुख्यालय जो होगा नई दिल्ली में होगा। और 22वें के जो अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे। अभी 23वां का अध्यक्ष का नाम घोषणा नहीं हुआ है, ऋतुराज अवस्थी 22वें के थे, बस यही बात है। अब आता है डिजिटल कृषि मिशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें जो कृषि होता है ना वो राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट करना, आप जानते ही होंगे वैसे आप लोग। तो डिजिटल क्रांति द्वारा, भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा जो कृषि सेक्टर है उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो केंद्रीय बजट है 23-24, 24-25 नहीं, 23-24, ध्यान देना यहाँ पे, इसके एग्रीकल्चर के लिए हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको पढ़ाया था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो ये होता है ऐसी जो डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, यूजर्स को एंड टू एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। जैसे कि आप UPI ले लो, ठीक है, UIDAI आधार कार्ड को ले लो, ये क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसी तरह से कृषि सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद 24-25 के बजट में अगले 3 वर्षों में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करेगी और उसके तहत जो किसान है और उनकी जो भूमि है उसको कवर किया जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, जहाँ पे पॉइंट आप गलत कर सकते हो, वहाँ मैंने नोट किया है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो 400 जिलों में इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके 400 जिलों में जो खरीफ फसल है, खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, रबी का नहीं, जायद का नहीं, खरीफ का, सिर्फ खरीफ का। नोट करना यहाँ पे डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। इसका लक्ष्य क्या है कि 6 करोड़ किसान और उनके जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उनकी जो रजिस्ट्रियों को अपडेट करना है, ठीक है। ये मैंने हालांकि कराया था लेकिन आपको नोट करो यहाँ पे चीज़ों को। अब ध्यान देना है कि 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आपको ध्यान देना है 2817 करोड़ रुपए, यानी कि 2817 करोड़ रुपए होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा जो होगा आपका 1940 करोड़ होगा। यानी कि इसमें राज्य का भी हिस्सा होगा, क्योंकि कृषि जो है कहीं ना कहीं राज्य सूची का विषय, इसमें इसलिए इसमें स्टेट का भी जो कुछ हिस्सा लिया जाएगा। अब ये जो मिशन है पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा किसानों के जीवन को बेहतर करने के लिए, जिसका मिशन, उसका उद्देश्य ये कि सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस का निर्माण करना है, ठीक है। चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो किसान होंगे वो अपनी डिजिटल पहचान को सुनिश्चित करेंगे और उसके साथ लाभों को भी, सेवाओं को भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल कृषि मिशन एक जो है मूलभूत स्तंभ के तौर पे, ध्यान देना, इसमें अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें 2 मूलभूत स्तंभ है। कौन सा, मैंने कल आप उसके पहले वाली जो क्लासेस उसमें मैंने पढ़ाया था इंग्लिश में मीडियम वाली मैगजीन में, लेकिन आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में भी सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में छूटी थी, उसको यहाँ पे हिंदी मीडियम में कवर में करा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। इसमें इस मिशन में 2 मूलभूत फंडामेंटल जो पिलर्स हैं, कौन सा, एक है एग्रीस्टेक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और इसी के अतिरिक्त इसमें सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। इस मिशन में सॉइल प्रोफाइल मैपिंग है, एग्रीस्टेक है और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो एग्रीस्टेक ध्यान दो कि एक किसान केंद्रित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया, जो सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिसमें फार्मर्स की रजिस्ट्री होगी,
इसके साथ साथ जो जो भू संदर्भित गांव होंगे उनके नक्शे बनाए जाएंगे, ठीक है, और जो बोई गई फसल होगी उसकी भी रजिस्ट्री होगी। इसी के तहत एक फार्मर आईडी, किसान की आईडी को भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। जैसे आधार कार्ड की आईडी होती है उस तरह से किसान आईडी होगी जो डिजिटल पहचान प्राप्त करेगी एक विश्वसनीय तौर पर। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा सकता है यहाँ पे, किसान आईडी का सृजन कौन करेगा और राज्य सरकारें, और रखरखाव तो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की जो सरकार होगी वो करेगी, या यूटी करेंगे स्टेट करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। डिजिटल जो ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है इसमें किसान आईडी का जो रखरखाव और सृजन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी करेंगे, ठीक है। ये जो किसान आईडी होगी वो लैंड रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और लाभ, इस सभी डेटा को यहाँ पे रखेगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो किसान आईडी है उसके लिए एक लैब बनाए गए हैं। सभी लैब्स को आपको जो है देश में 6 राज्यों में लैब बनाए गए हैं, एक तरह से लेबोरेटरी है प्रैक्टिकल के लिए। इंपॉर्टेंट है यूपी के लैब्स, ठीक है, यूपी के लैब्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो यूपी में फर्रुखाबाद में लैब बनाया गया, किस लिए आपको ध्यान देना है, फार्मर आईडी के डिजिटल उसको सृजन करने के लिए और उसका रखरखाव करने के लिए एक जो है प्रैक्टिकल लैब बनाया गया। कहाँ पे, फर्रुखाबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। 3 वर्षों के दौरान जो है 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के लिए इसका निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना कि 2 वर्षों के अंदर जो है राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक। और ध्यान देना कि वित्त वर्ष अभी इस साल में हमें 6 करोड़ किसानों को फार्मर आईडी देंगे और अगले साल फिर आपका 3 करोड़, फिर आपका 2 करोड़। दूसरा आपका ये तो एग्रीस्टेक हो गया। दूसरा आता है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में क्या होगा, तो फसल, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों के आधारित जो है एक कॉम्प्रहेंसिव भू स्थानिक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग जो होगा वो जियोस्पेटियल डेटा को यूज करेंगे यहाँ पे। तीसरा है मृदा प्रोफाइल मैपिंग, तो 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि होगी उसका सॉइल प्रोफाइल मैप होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इसी मिशन के अंतर्गत जो होगा वो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे होगा, यानी फसल अनुमान सर्वेक्षण होगा डिजिटल तौर पे। इससे क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है, प्रोडक्शन कितना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का डेटा जो आता है ना, सटीक अनुमान लगाने में ये बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू तो भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र, भारत को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के रूप में और विनिर्माण के रूप में वैश्विक केंद्र को स्थापित करने के लिए 2021 में केंद्र सरकार ने सेमीकॉन इंडिया के प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, कब दी थी, 2021 में। इंपॉर्टेंट बात है 2021 में दी थी, किस चीज़ को, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को। टोटल एक्सपेंडिचर 76,000 करोड़ रुपया, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि जो सेमीकंडक्टर है और डिस्प्ले सिस्टम है उसके इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए लंबी अवधि की जो रणनीति है उसको संचालित करने के लिए उसी के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। यह मिशन किसके अंतर्गत हो रहा है, तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो है किया जा रहा है। यही जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, कौन, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, जो विभिन्न योजनाएं इसके अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं, केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। इस तरह से कुछ और भी यूनिट बनाई गई हैं साणंद में बहुत सारी। से जून में ही साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना थी, वो भी की गई थी जून में साणंद गुजरात में। ये क्या है, ये भी एक सेमीकंडक्टर इकाई थी। इसी तरह धुलेरा गुजरात में भी सेमीकंडक्टर फैब बनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है धुलेरा वाला, वो आपको ध्यान बता रहा हूँ, ये इसको नोट करना आप। भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। फैब मतलब वो एक कल आपको बताया था ना कि लैब है, एक तरह से फैब्रिकेशंस लैब टाइप का होगा जहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। तो भारत की पहली AI इनेबल सेमीकंडक्टर फैब है, कौन, धुलेरा वाली, ठीक है। फिर साणंद में ही फिर आपका एक और भी था, और इसके बाद जो है इस तरह से 5 जो है इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, ठीक है। इसी के थ्रू अब देखते हैं कि 9 सितंबर को अमेरिकी की जो US डिपार्टमेंट है उसने और भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की थी, जिसमें कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनोवेशन कोर्स के तहत जो है उन सभी इकोसिस्टम का डेवलप करने के लिए, पता लगाने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए अवसरों का पता लगाया जाएगा, कितनी अवसर इसमें विद्यमान है, ठीक है। बस इतना ही, आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान के
तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट है, हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया थे, इंपॉर्टेंट है, नोट करना, फैक्ट है ये, ठीक है। इसी की डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत हुई है। 75वीं वर्षगांठ जो है वो 2025 में मनाई जाएगी। तो द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और इसका प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। नीले रंग का ध्वज है। संविधान के खुले पन्नों में संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गोलाकार भवन है उसका बनाया गया है, सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है उसको। उसके ऊपर अशोक चक्र का जो है स्थान दिया गया है और एक संस्कृत श्लोक है, यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, एक यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें यही हैं इसमें। अब आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 31 अगस्त और 1 सितंबर को राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो आयोजन भारत मंडप में हुआ, इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया। और इसी के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया गया, ठीक है। ये बात को आपको नोट करना है। अब आता है कि भारत में वड़ावन पत्तन का शिलान्यास हुआ, वाढ़वन पत्तन का। तो भारत में देखें तो भारत में कुल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? 12 महापत्तन हैं। जो पोर्ट्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, कहते हैं मेजर पोर्ट, दूसरा होता है माइनर पोर्ट। तो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उसको ऑपरेशन और ऑन, मतलब कौन उसका स्वामित्व कर रहा है और कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मेजर पोर्ट्स की, और माइनर पोर्ट्स का ऑपरेशन और ऑन करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट करती है। नोट करना आपको उसको, ठीक है, दोनों फर्क है इसमें। तो 12 क्या है? मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाढ़वन पोर्ट का शिलान्यास किया, ठीक है। वाढ़वन पोर्ट्स का शिलान्यास किया, कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में डहाड़ू नामक नगर के जगह पे स्थित है। इसका जो पूरा वाढ़वन पोर्ट है वो पूरा ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है। सबसे लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से भारत के जो पोर्ट्स हैं उसमें से एक होगा, और जब निर्माण हो जाएगा तो विश्व के शीर्ष 10 पोर्ट्स में से एक होगा। इसमें ट्रांजिट टाइम और लागत है उसको कम करते हुए जो इंटरनेशनल शिप मार्ग है उसे सीधी कनेक्टिविटी देगा। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? तो एक जहाज़ जब आई और उसके बाद कार्गो को खाली किया और वहाँ से लोडिंग लेके फिर वापस गई या फिर वैसे वापस चली गई, ट्रांजिट टाइम होता है। तो ये ट्रांजिट टाइम बिल्कुल कम होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पोर्ट होगा और काफ़ी अधिक जो है मात्रा में यहाँ पे ऑपरेशंस यहाँ पे की जाएंगे। भारत के जो 12 महापत्तन पोर्ट्स हैं, यहाँ से यूपीपीसीएस के फैक्ट्स के सवाल बनते हैं, तो नोट करना, इसको याद करना आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पट्टन कोलकाता में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कामराजर ये तमिलनाडु में है, नोट करना। कामराजर चेन्नई तो आप जानते होंगे तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरपट्टनम ये भी तमिलनाडु में है। दीनदयालपट्टनम ये कहाँ पे? कच्छ गुजरात में है। मुंबई पट्टन महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू ये महाराष्ट्र में है। मुर्मुगांव गोवा में है। नवमंगलुरु कर्नाटक में, कोचिन केरल में है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हाल ही में 4 जून को जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, 4था संस्करण है। किसने जारी किया? ये इंपॉर्टेंट है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया? विश्व बैंक और S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया, जिसमें कि लगातार दूसरे वर्ष चीन का जो सांग पोर्ट है, यांगसांग पोर्ट है जो वो टॉप पे रहा, ठीक है। पहली बार जो टॉप 100 है उसमें 9 पोर्ट्स थे और टॉप 20 में भारत का विशाखापट्टनम पोर्ट था जिसको 19वां स्थान मिला। तो ध्यान देना, इसमें कुछ पोर्ट्स हैं। विशाखापट्टनम जो टॉप पे था 19वां रैंक था, हालांकि टोटल ओवरऑल में तो आंध्र प्रदेश में है। मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात में है। पीपावाव पोर्ट है ये गुजरात में ही है। कामराजर तमिलनाडु में आपने पढ़ा। कोचिन केरल में है। हजीरा गुजरात में ही। कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तमिलनाडु में होगा ही। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब आता है NICDP, यानी 12 नए जो औद्योगिक शहर है उसको मंजूरी दी गई है। तो अभी इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है भारत का सबसे जो है महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इंडियाज़ मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत में जो भविष्य के इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उसका डेवलपमेंट करना, विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ इस प्रतिस्पर्धा कर सके, और स्मार्ट शहरों की परिकल्पना जो है इस तरह से नए शहरों के तौर पे की गई है जो इंडस्ट्रियल शहर डेवलप किए जाएंगे। 4 फेजेज में 11 औद्योगिक गलियारों का विकास करने की बात की गई थी। इसमें 32 परियोजनाएं हैं और 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले से विकसित किए जा चुके हैं और वर्तमान में 4 किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 को हम लोग पढ़ेंगे नीचे। तो अभी हाल ही में 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने 12 नए औद्योगिक नोड्स यानी शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये 12 जो होंगे वो 10 राज्यों में विकसित होंगे और 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये प्लान किए गए हैं,
ठीक है। हालांकि 11 की घोषणा की कि यहाँ पे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए घोषणा नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट है यूपी में कौन कौन है, बिहार में बीपीएससी दे रहेगा उसको गया के तो याद रखना है, और यूपी पीछे जो दे रहेगा उसको आगरा और प्रयागराज याद रखना है, जो कि नए स्वीकृत औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाएंगे। और विकसित जो है 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर कौन हो चुके हैं, तो धोलेरा है गुजरात का, औरंगाबाद महाराष्ट्र का, और इसके बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, और इसी तरह से इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो विक्रमपुरी उद्योगपुरी एमपी का, ठीक है। अब आता है एकीकृत पेंशन योजना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, नोट करना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, इंपॉर्टेंट बात है, उनकी वृद्धावस्थाएं जो इनकम सिक्योरिटी के लिए एक नई पेंशन स्कीम लाई, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस से जुड़े हैं वो यूपीएस पे स्विच कर सकेंगे, उनके लिए वन टाइम ऑप्शंस होगा। तो इसी के लिए यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी की जाएगी। कब से? 1 अप्रैल 2025 से। जो जब रिटायर होंगे तो रिटायर होने से 12 महीने, जो अंतिम 12 महीने में जो एवरेज इनकम उन्होंने पाई है उसका 50% राशि जो होगा वो मूल पेंशन के रूप में दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके लिए 25 वर्ष की सर्विसेज कंपलसरी है। 25 वर्ष से कम होगा तो यहाँ पे कम पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारी ही इसके तहत प्राप्त होंगे, यानी 10 वर्ष न्यूनतम सेवा करने वाले कर्मचारी को ही पेंशन मिलेगा। हालांकि उसमें भी कम मिलेगा, लेकिन 25 साल जो करने वाले को जो पूरा पेंशन मिलेगी, ठीक है। निधन अगर मान लो हो गया तो पेंशन का 60% राशि जो होगा वो फैमिली को दी जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन क्या है, 10 वर्षों की सेवा के बाद मान लो रिटायर हो जा रहे हो तो आपको न्यूनतम जो है 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के आधार पर ये लागू की जाएंगी। अब आता है कि सेवानिवृत्ति पे जो कर्मचारियों के ग्रेचुइटी के अधिक जो है, ग्रेचुइटी के अलावा एक मुश्त राशि के भी पात्र होंगे। ध्यान देना है कि यूपीएस का जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें कर्मचारी का योगदान क्या होगा, वेतन का 10% होगा और केंद्र सरकार का 18% होगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एनपीएस वात्सल्य, ये अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना लॉन्च की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनके लिए एक नई पेंशन योजना की वात्सल्य की घोषणा की गई है। एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो क्या करेगी, 18 वर्ष से कम आयु के सभी जो अवयस्क नागरिक होंगे इस योजना के लिए पात्र होंगे। करना क्या होगा, जो सब्सक्राइबर होंगे उनको प्रति वर्ष 1 साल में मिनिमम 1,000 रुपये का योगदान करना पड़ेगा, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब माता पिता जो अभिभावक होंगे अवयस्क बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब बच्चा जब एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इस योजना को आसानी से हम लोग एनपीएस, नॉर्मल एनपीएस के खाते में बदल देंगे, ठीक है। ये बातें हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2015 को शुरू की गई थी, जिसमें हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होंगे उनकी कार्यप्रणाली का रूपरेखा तैयार करता है, रैंकिंग देता है। तो ध्यान इसमें देना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया, जिसमें कि देश के जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनकी रैंकिंग दी गई है। कहाँ पे? भारत मंडपम में जारी की गई थी, नई दिल्ली में। तो इसमें 2 नई श्रेणी जोड़ी गई हैं। 9 श्रेणी, 8 श्रेणी तो हैं, इसमें 3 नई श्रेणी जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? तो एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, राज्य की जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं वो, ओपन यूनिवर्सिटी और कौशल स्किल यूनिवर्सिटी, 3 नए जो है इसमें नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं। नोट करना, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ओवरऑल कैटेगरी में जो आप देखो, ओवरऑल कैटेगरी टोटल सभी श्रेणियों में से ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। विश्वविद्यालय की जो श्रेणी है उसमें कौन रहा है? तो IIC जो है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु रहा है। तो ध्यान देना कि ओवरऑल में IIT मद्रास है, फिर इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है आपका ये बेंगलुरु वाला, और IIT बॉम्बे है, ठीक है, टॉप 3 में। अब आता है कि यूपी की जो रैंकिंग है उसमें है, तो टॉप 3 में जो देखें तो टॉप 5 में देखें तो कानपुर आ रहा है, फिर 11वें नंबर पे BHU आ रहा है, और 16वें नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा है। अगर हाँ आप देखें तो विभिन्न श्रेणियों में, तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन आया है? तो IIC आया है। कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला। रिसर्च की श्रेणी में वही आपका बेंगलुरु वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आपको ध्यान है इग्नू किस जो है ये किस में आया है? तो ओपन यूनिवर्सिटी की श्रेणी में इग्नू टॉप पे आया है, जो नई श्रेणी जोड़ी गई है। अभी नई श्रेणी एक और जोड़ी गई है, कौन सी? स्किल यूनिवर्सिटी के तौर पे। तो इसमें सिम्बियोसिस स्किल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और सिम्बियोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसको जोड़ा गया है। और एक राज्य जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्टेट पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई टॉप पे आया है, ठीक है। तो 3 को नोट करना क्योंकि नई श्रेणी जोड़ी गए हैं, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं।
अब आता है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। तो उत्तराखंड जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड ने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक को लॉन्च किया है। यानी जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है उसके कारण से इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए कितना हमारा इकोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक, जिसमें 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभों पे है, कौन कौन सा है? वायु, ठीक है, दूसरा है जल, नोट करना है जल, तीसरा है सॉइल और चौथा है आपका जो है वन। ठीक, वायु, जल, सॉइल और वन। अब 4 कारकों में, इन 4 फैक्टर में अगर सुधार हो रहा है तो जीईपी सूचकांक में वृद्धि होगी, अगर नहीं होगा तो फिर कमी आएगी। ठीक है, तो नोट इसमें तथ्य याद करने वाले क्या हैं? तो पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च किया, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। ऐसा जारी करने वाला सूचकांक पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जो कि पारिस्थितिकी को इकोनॉमी से जोड़ रहा है, यानी कि लिंकिंग इकोलॉजी विथ इकोनॉमी। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, आपने देखा इसको। अब आ रहा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स और जो डैशबोर्ड यूएन है भारत और यूएनडीपी इंडिया और तथा नीति आयोग, इसकी पहल है। ध्यान देना, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं। जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2018 में लॉन्च किया गया था, किसकी पहल है? तो आपको ध्यान देना है कि यूएन का जो इंडिया वाला, यूएन इंडिया, यूएनडीपी इंडिया और नीति आयोग, इन तीनों का जो है एक पहल है। उद्देश्य क्या है कि प्रोग्रेस के आधार पे भारतीय राज्यों की रैंकिंग देना है। किस तरह पे, किस तरह के प्रोग्रेस? तो एसडीजी के आधार पे जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है उसमें भारतीय स्थानों जो प्रदेश हैं और यूटीज़ हैं उनको रैंकिंग देना है। ठीक है, तो 12 जुलाई को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का संस्करण जारी किया गया। उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने लॉन्च किया। थीम जो है इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विषय क्या है? टुवर्ड विकसित भारत, यानी विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, यानी कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। टुवर्ड विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, 16 लक्ष्यों, 17वें लक्ष्य और उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया है और 70 लक्ष्य और 113 इंडिकेटर्स हैं। तो इसको नोट याद नहीं करना है, बस आपको मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसका स्कोर कैसे होता है? 0 से 100 की रेंज में होता है। तो 0 से 49 तक एस्पिरेंट होगा, 50 से 64 तक क्या होगा? परफॉर्मर होगा, 65 से 99 तक फ्रंट रनर होगा और 100% अचीवर होगा। टोटल कंपोजिट स्कोर भारत कितना आया है? तो 71 आया है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में अभी पूरा भारत में है। तो ध्यान ये देना है कि इस वक्त हम लोग 2020-21 से 23-24 के बीच में देश में SDG 1, SDG 8 और SDG 13, यानी SDG 1 क्या कहता है? गरीबी का उन्मूलन, 8 कहता है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और 13वां बोलता है कि जलवायु कार्रवाई। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हम लोगों ने दर्ज किया है। ठीक है, तो सर्वाधिक सुधार करने वाले, यहाँ पे याद रखना बातों को, ये रैंकिंग नहीं दे रहा है, ये बता रहा है कि सबसे अधिक सुधार किस राज्य ने किया। सबसे अधिक तो 5 राज्य में सबसे अधिक सुधार किया सभी राज्यों में। तो यूपी टॉप पे है, 25 अंकों की वृद्धि हुई है स्कोर में। जम्मू कश्मीर ने सुधार किया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड ने सुधार किया। ठीक है, अब आता है कि राज्यों की जो संयुक्त रैंकिंग आई है इस इंडेक्स में, उसमें टॉप पे कौन है? यानी जो इंडेक्स जारी किया गया ना, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, उसमें टॉप पे कौन है? ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो केरल और उत्तराखंड टॉप पे हैं, जिनका स्कोर 79 है। कौन है? केरल और उत्तराखंड। ठीक है, तमिलनाडु 3rd पे है, सेकेंड रैंकिंग नहीं है, याद रखना यहाँ पे सेकेंड रैंकिंग नहीं है। टॉप पे कौन है? केरल उत्तराखंड। 4th पे कौन है? गोवा हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो यूटी हैं उसमें टॉप पे चंडीगढ़ है। ठीक है, अब एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में सबसे अंतिम राज्य कौन मिला है? तो बिहार है। टीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद पूछेगा तो नहीं, क्योंकि इतनी अधिक बेकार लगेगा ना भाई पूछेगा सवाल। तो सबसे लास्ट में कौन है? बिहार है। और यूटी जो है वो सबसे अधिक टॉप पे चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको याद नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान देना है कि एस्पिरेंट में कोई नहीं था, 100% अचीवर भी कोई नहीं रहा है, 100% कोई अचीवर नहीं रहा है, फ्रंट रनर में बहुत सारे रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है कि एसडीजी लक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट एसडीजी लक्ष्य है उसमें कौन कौन से यूटी या राज्य टॉप पे हैं। तो याद तो इतना होगा नहीं, पर फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए। एसडीजी 1 जो है क्या बोलता है? गरीबी उन्मूलन। सवाल पूछा जाता है इस पे, एसडीजी पे लगातार 2-3 सालों में यूपीपीसी से रेगुलर एक ही सवाल पूछ रहा है, तो पूछा जा सकता है। एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन की बात करता है। एसडीजी 2 जो है भूखमरी की बात करता है, हंगर की। 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है।
गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात SDG 4 करता है। 5 लैंगिक समानता की बात करता है, जिसमें नागालैंड और लक्षद्वीप हैं, ठीक है, ध्यान देना। स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है 6। और इसी तरह से SDG 7 जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है, जिसमें हमारा यूपी भी शामिल है और बाकी जगह यूपी कहीं नहीं है, ठीक है। 8वां सभ्यकार और आर्थिक विकास की बात करता है। 9वां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा की बात करता है। 10वां असमानताओं में कमी की बात करता है, रिड्यूस इन इनइक्वालिटीज। 11वां सतत शहर और समुदाय की बात करता है। 12वां उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन की बात करता है। 13वां जलवायु कार्रवाई की बात करता है। 14वां जल के नीचे जीवन और 15वां भूमि पर जीवन और 16वां शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं। जल के नीचे जीवन में सिर्फ वेस्ट बंगाल है, इंपॉर्टेंट है। और UPPCS लगातार इसी वाले 13 इन्हीं से 2 साल से लगातार जो है इसी SDG से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा संविधान हत्या दिवस, तो कैसे हमारे जो संविधान उसमें भाग 18 में इमरजेंसी की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 बार जो है अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है, ठीक है। तो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कब कब की गई है। बात यह है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो है वो इमरजेंसी लगाया था। किस चीज़ पे? तो क्या लगाया था? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे ये लगाया गया था, जिसको बाद में 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी वाले शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, ठीक है, हटा दिया गया था। तो इसी पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। यहाँ पे एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि हैदराबाद मुक्ति दिवस, इंपॉर्टेंट बात है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को, इंपॉर्टेंट क्या है, 17 सितंबर नोट करना, प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना जारी की। क्यों लिया? क्योंकि हैदराबाद को मुक्त कराने वाले जो शहीद होंगे उनकी याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जमाने के लिए हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा। हालांकि आपको ध्यान देना कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो 13 महीनों तक जो है हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी, निजाम का शासन था, जहां पे ऑपरेशन पोलो के तहत जो है पुलिस कार्रवाई के बाद वो शासन निजाम का मुक्त कराया गया और भारत में शामिल हुआ पूर्ण रूप से, ठीक है। अब आता है वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन, जो वैश्विक हितधारक हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ जो कॉपरेशन के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से AI के भविष्य को साकार दे सकते हैं। इसी के तहत जो है भारत में को विश्व के अग्रणी देश में AI के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। पहला सवाल यही बन सकता है कि वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया। 7 पिलर पे है, इंडिया AI मिशन 7 पिलर पे है। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान जो है OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और GPA क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने AI पे एक नए इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की घोषणा की। किसने की है AI पे इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की घोषणा? तो OECD ने की है और किसने की है? GPA ने की है, ठीक है। GPA के सदस्य देशों में भारत भी शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है AI प्रशंसा दिवस। 16 जुलाई को जो है वो AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को AI हैदराबाद मुक्ति दिवस और 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस। क्यों? क्योंकि AI और उसके समेत टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट में, इनोवेशन में जिस प्रकार से जो है ये कार्य किया, उसके हिसाब से वो उसी पर प्रकाश डालने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, ठीक है। ये कार्यक्रम है। अब आता है 21 मार्च 2024 को UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने AI पर एक जो है रिजोल्यूशन पास किया, अडॉप्ट किया। सभी देशों का जो है 193 देशों का समर्थन मिला। यानी पहला अवसर है जब AI के सेक्टर में, यानी किसी उभरते हुए सेक्टर के क्षेत्र में उसको रेगुलेट करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और सभी देशों ने इसका समर्थन किया, ठीक है। ये बातें। अब आता है इंडिया AI मिशन, इंपॉर्टेंट है इंडिया AI मिशन। तो इसमें ध्यान क्या देना आपको, जो याद करने वाली चीज़ ये है कि मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इसमें? टोटल एक्सपेंडिचर को ध्यान देना है तो 10,371 करोड़ 92 लाख रुपया। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन किया गया। विशाल बजट है, 10,000 करोड़ रुपए। ये क्या है? तो भारत में AI के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया। इस मिशन को जो है किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत AI
इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। कौन करेगा? तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन को है इसको एग्जीक्यूट करेगा। विशाल आवंटन किया गया है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से हैं तो ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट घटक कौन इस मिशन के, तो इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी है, इसमें कंप्यूटर कैपेसिटी का जो है विस्तार करना है। एआई के सेक्टर में स्टार्टअप्स और रिसर्च को मांगों को पूरा करेगा। दूसरा है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा जो एक शैक्षिक संस्थान होगा जो रिसर्च वगैरह को प्रोत्साहित करेगा। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म होगा। चौथा है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी लाए जाएंगे। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स भी होंगी और इसके लिए इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग भी की जाएगी। ठीक है, ये टोटल जो स्तंभ होंगे वो डीप एआई स्टार्टअप्स के लिए समर्थन करेंगे। और जो छठवां होगा वो एआई सेफ एंड ट्रस्टेड एआई की बात यहाँ पे करेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत ये 6 जो हैं कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आता है दूरसंचार एक्ट 2023। इसको मैंने विजन में पढ़ाया और मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में वैसे मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और इससे जुड़े हुए मामलों को, कानून को संशोधित करना और उसको समेकित करना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार को ध्यान देना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए पहले केंद्र सरकार से हमें अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना हो, टेलीकॉम नेटवर्क्स के स्थापना करना हो, संचालन करना हो, रखरखाव करना हो या उसको एक्सपेंड करना हो या रेडियो उपकरण लॉन्च करना हो, इसके लिए हमें जो है केंद्र सरकार से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसके होगा? तो स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी द्वारा होगा। ठीक है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कहीं और भी कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर जहाँ मतलब उपयोग करना होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो नीलामी के आधार पर होंगी। ठीक है, भारतीय जो तार अधिनियम 1885 है उसके तहत जो वंचित रीजन है, जहाँ पे वंचित क्षेत्र, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्थापित की गई थी भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत। लेकिन अब इस फंड का नाम बदल दिया गया, इसी एक्ट में क्या बदल दिया गया? डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए कानून बनाया गया जो इस फंड का मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है वो क्या करता है? अनेक प्रकार के जो आपराधिक और सिविल अपराधों को भी निर्दिष्ट करता है, जिसमें अगर मान लो कि कोई दूरसंचार माने अथॉराइजेशन आप नहीं लिए हैं और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अनधिकृत तौर पर डेटा तक पहुंच स्थापित कर रहे हैं तो 3 वर्ष की कैद और 2 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो 5 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं और प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की यहाँ पे रखने की सीमा तय की गई है। ठीक है, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। तो जैसे आपको ध्यान देना है इसमें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उद्देश्य क्या था कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अनुचित साधनों का, मल प्रैक्टिसेस का, एग्जाम पेपर लीक हो रहा है उसको रोका जाए, सभी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार की कौन कौन से एग्जाम शामिल किए गए? तो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, आईबीपीएस और केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में भर्ती के लिए जो भी कार्यालय एग्जाम्स ले रहे हैं इसमें राज्यों के एग्जाम्स को शामिल नहीं किया गया। नोट करना, सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कोई भी अगर आप अपराध करते हो या अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हो या मिलीभगत करते हो या साजिश करते हो कई तरह के अपराधों में, तो 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जो सभी अपराध होंगे वो कौन होंगे? संज्ञेय अपराध होंगे और गैर जमानती होंगे। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी। कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो संगठित अपराध करेगा उसको जुर्माना लगेगा। डीएसपी या उससे ऊपर का एसीपी रैंक का अधिकारी जो होंगे उसकी जाँच करेंगे। इसी के आधार पर जो बिहार लोक सेवा अधिनियम को भी पारित किया गया था और विधानसभा द्वारा, और इसी तरह से यूपी ने भी इसको पारित किया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, हालांकि इसको मैंने पढ़ाया है, तो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश का जो शासक था कुमारगुप्त प्रथम, उसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। बौद्ध विहार था। फिर कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण किया। फिर बाद में जो है तुर्कों के आक्रमण से जो है ये क्या हुआ, इसका पतन हो गया। 1812 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने जो है इसका सर्वेक्षण किया, खोज किया और एलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसके ऑफिशियली तौर पे इसको एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था और उसी पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा जिले में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर बनाया गया है इसके राजगीर में। और ध्यान देना है कि इस विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में ज्वाइंट कोलैबोरेशन के रूप में की गई है। 17 देशों के अतिथि इसमें आए थे भी थे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है बीपीएससी के हिसाब से नोट करना
जो नया नालंदा विश्वविद्यालय वो क्या है, नॉन स्टेट, ना तो वो एक गैर राज्य विद्यालय है विश्वविद्यालय, साथ ही गैर लाभकारी और स्वायत्तशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, नॉन प्रॉफिट है और ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति इसका क्या होगा, विजिटर होगा, कुलाध्यक्ष होगा। और वर्तमान में देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जो होंगे इसके कुलाधिपति हैं, ठीक है, कुलाधिपति हैं। अब आता है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, विश्व के जो सर्वाधिक खूबसूरत जो संग्रहालय उसकी सूची में शामिल हुआ है। भुज स्थित जो है स्मृति भूकंप संग्रहालय बनाया गया था जब भुज में भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उसी को प्रिक्स वर्सेल का जो 2024 का विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालय हैं उनकी सूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम अवसर पर शामिल किया गया इसमें कि विश्व की सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई, इसमें शामिल किया गया। तो A4 आर्ट म्यूजियम चीन में है, इसमें स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज का भारत का तीसरा स्थान पे है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा में है मिस्र में, सिमोम आर्ट म्यूजियम ओटाको जापान में है, पैलेट हेटलू जो है ये नीदरलैंड में है, ओमान अक्रॉस एजलेस ये आप जानते हैं ओमान में है, पोलिस हिस्ट्री पोलैंड में है, ठीक है। अब आता है भुज स्थित जो ये स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है, ये यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड है। पहला संग्रहालय है जो भारत का जो इसलिए चयनित किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो ये लार्जेस्ट मेमोरियल म्यूजियम है, ठीक है। इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो भुजियो डगर नामक छोटी पहाड़ी है वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसका पूरा जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट इसके कौन थे, तो राजीव कठपालिया थे। और विश्व का सबसे बड़ा, ये फैक्ट याद रखना, नोट करना इंपॉर्टेंट के तौर पे, विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी ये कहाँ पे है, तो इसी भूकंप स्मारक में है। 4 लाख से अधिक पेड़ हैं। प्रिक्स वर्सेल क्या है, प्रिक्स वर्सेल एक जो वर्ल्ड आर्किटेक्ट के लिए और डिज़ाइन के अवार्ड के लिए इसको जाना जाता है, यूनेस्को द्वारा घोषित होता है, ठीक है। अब आता है मोदी सरकार 3.0, तो आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया था इंग्लिश मीडियम वाली में, आप जानते होंगे दूसरा सबसे लंबा मतदान रहा था ये पूरा, जिसमें 98.88 करोड़ जो है मतदाता इसमें शामिल थे, पंजीकृत थे। सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल था ये। इसमें 40% की बेंचमार्क जो दिव्यांगता थी और 85 वर्ष से अधिक आयु के लिए जो है घर से वोट देने की व्यवस्था भी की गई थी। ग्रेट निकोबार के सैम्पेन जनजाति ने पहली बार चुनाव में भाग लिया और शीतल देवी को नेशनल आइकन घोषित किया गया था पूरे चुनाव में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी राज्यों में लक्षद्वीप सबसे अधिक सर्वाधिक मतदान परसेंटेज रहा, बिहार में सबसे कम रहा, यूपी में 56.92 रहा और केवल 542 संसदीय सीटों पर ही निर्वाचन हुआ, क्योंकि मणिपुर में हिंसा के चलते नहीं हुआ, ठीक है। बाकी आप जानते होंगे रकीबुल हुसैन जो है सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, धुबरी असम सीट से। सबसे युवा सांसद कौन है, पुष्पेंद्र सरोज हैं, कौशाम्बी विधानसभा लोकसभा से, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो सबसे युवा महिला कौन है, प्रिया सरोज हैं जो जौनपुर की हैं, ठीक है। मछली शहर, जौनपुर के मछली शहर, मतलब मछली शहर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, वो हालांकि जौनपुर में ही आता है लेकिन वो अलग निर्वाचन क्षेत्र है। तो मछली शहर निर्वाचन क्षेत्र से जो है ये प्रिया सरोज जीती हैं, ठीक है। टोटल महिलाएं देखें तो इसमें कुल 74 महिलाएं सांसद के रूप में आई हैं, 13.63% है, जो कि 2019 से कम है, ठीक है। इसमें विदेशी जो प्रमुख जो नेताएं शामिल हुए थे, रानिल विक्रमसिंघे थे, श्रीलंका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे, मोहम्मद मोइजू थे, शेख हसीना थी, ये लोग मतलब थे उस वक्त। प्रवीण कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के भी हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड उस वक्त थे नेपाल के। सेरिंग तोंगपे भूटान के पीएम हैं और सेशेल्स के अहमद आफिफ ये उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे, ये लोग थे। अब आता है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, हालांकि मैंने इसको पढ़ाया ही था। तो 4 राज्यों में भी नोटिफिकेशन दिया गया था चुनाव का, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में चुनाव हुआ। तो आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हैं, 175 नोट यहाँ करना है, जिसमें कि 29 सीटें SC और 7 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। कौन इसमें जीता, तो N चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के CM के रूप में शपथ ली और पवन कल्याण डिप्टी CM बने हैं जनसेना पार्टी के। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, 147 सीटें हैं, जिसमें SC के लिए 24 और ST के लिए 33 हैं। इसमें नवीन पटनायक जो हैं वो हारे और इसके बाद उन्हें मोहन चरण मांझी CM बने। कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा डिप्टी CM बने हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान देना है, 50 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पे बात यहाँ पे ये नहीं की गई है कि कौन SC ST है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। बीजेपी नेता जो है पेमा खांडू ने यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और चोबना मीन जो हैं वो डिप्टी CM बने। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं। प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो लगातार दूसरी बार CM बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अब आता है लास्ट वाला जो आर्टिकल आज की क्लास का है कि एक रिपोर्ट जारी की गई, अध्ययन जारी किया गया, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी
एक विश्लेषण जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक अध्ययन जारी किया गया, जिसमें कि शेयर ऑफ रिलीजन माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस, यानी 2015 से 1950 से 2015 के बीच में रिलीजियस कम्युनिटीज़ द्वारा पूरी जनसंख्या में कितना परसेंटेज है उसकी अध्ययन यहाँ पे की गई थी। तो 65 वर्षों की अवधि में जो जितना परसेंटेज बदलाव हुआ था उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है टोटल जनसंख्या में वो कम हुई है इन 65 सालों में, 7.82% हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि कुल जनसंख्या में मुसलमान, ईसाई, सिख की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो हिंदू कितने थे 1950 में? 84.68 थे, घट करके 68.6 हो गए। ठीक, जो मुस्लिम आबादी थी वो 9.843 अब बढ़ करके 14.09% हो गई। ईसाई जो थी वो कितने थे? 2.24 से बढ़ गए जो है 2.36 हो गए। ठीक है, सिख जो थे वो 1.24 से लेकर के 1.85 हो गए। वहीं बौद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो गई जो 0.05 से लेकर के 0.81 चले गए। लेकिन जैन समुदाय की हिस्सेदारी में कमी हुई है, 0.45 से घट करके 0.36 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इतने आर्टिकल्स को 37 पेज तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में सुबह मैं क्लास लूँगा और पूरा जो नेशनल करंट अफेयर है हिंदी मीडियम का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शाम की क्लासेस में इंटरनेशनल के पढ़ेंगे। इस तरह से 5 दिनों में मैं आपको पूरा मैगजीन कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर ISPCS, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी फॉर ISPCS या ISPCS स्टडी लिखोगे टेलीग्राम पे आप आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे PDF मैं शेयर कर रहा हूँ, हाईलाइटेड PDF है। डेली इतना ही पढ़ो, जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें याद भी होंगी, और उतना आप याद कर लोगे तो फिर आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, और 5 दिन में मैं मैगजीन जो है आपका पूरा सतत तरीके से कवर करा दूंगा। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर मैगजीन मिल गई होगी पूरी तो कोई बात नहीं तो आप हाईलाइटेड PDF में जितना क्लास कराऊंगा उतना मैं आपको देता जाऊँगा। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।